हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट अर्थात जो जूनियर में भर्ती आए उसमें हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। आप धैर्य बनाकर देखिएगा। सभी प्रश्नों पर जो उचित व्याख्या है उसको भी यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आशा कर रहे हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो देखिए, जो सौरसेनी अपभ्रंश है, जो सौरसेनी अपभ्रंश से जो विकसित होने वाली आर्य भाषाएं हैं वह कौन कौन से हैं। इसमें आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। सौरसेनी हिंदी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं, जो पैसाची है इस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आर्य भाषाएँ आती हैं। तो पैसाची के अंतर्गत आती है पंजाबी और लहंदा। पंजाबी और लहंदा याद रखिएगा। अर्धमागधी जो है, अर्धमागधी में जो आते हैं वह पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, ठीक है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। और यहाँ पे जो मागधी है, मागधी अपभ्रंश से जो हिंदी निकली है वह बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। तो इन सभी को याद रखिएगा। यहाँ पे जो पूछा गया है कि अब पश्चिमी हिंदी, तो वह सौरसेनी अपभ्रंश से निकला है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है यह बताना है। तो देखिए, जो भाषा का विकास है वह पहले किस रूप में हुआ है। भाषा का जो विकास है आर्य भाषा का, उसको मोटे तौर पे 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो 1000 ईस्वी से अब तक है। तो इसमें जो मध्य भारतीय आर्य भाषा है उसमें 3 होते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली का जो समय है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का जो समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का जो समय है वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो यहाँ पे अपभ्रंश पूछा है, तो अपभ्रंश हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। यहाँ पे जो दिया है, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का समय इनमें से क्या है। तो हेमचंद्र का जो समय है वह 12वीं शताब्दी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। संदेश रासक के रचयिता कौन है। तो संदेश रासक के जो रचयिता है वे अब्दुल रहमान है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है। तो यह दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और यह व्याकरण ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया था। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का जो सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किया गया था वह सारंगधर द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह वल्लभाचार्य है। अगर बात करें द्वैताद्वैतवाद की तो उसके निम्बकाचार्य है, ठीक है। और जो गौड़ी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। तो अष्टछाप के जो संस्थापक थे वह विट्ठलनाथ ने किया था। तो इसमें 8 जो कृष्ण भक्त कवि होते थे, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, 4 शिष्य विट्ठलनाथ के, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होता है। अगला जो प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है। तो मदनाष्टक के जो रचयिता हैं वह रहीमदास हैं। तो ऑप्शन सी सही, बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राउल वेल किसकी कृति है। तो राउल वेल रोड़ा कवि की कृति है और यह एक शिलांकृत कृति है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे। तो प्रजा हितैषी पत्र जो निकलता था आगरा से, उसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। और एक
और निकलता था बनारस से, बनारस अखबार व काशी से निकलता था। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद उसके संपादक थे। तो यहाँ पे प्रजाहित ऐसी पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इनमें से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया है? तो रघुवंश का जो अनुवाद किया गया है वह राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? तो देखिए यहाँ पे बोली से भी प्रश्न बनते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए पहले उससे देख लेते हैं। देखिए बघेली जो आता है वह अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी या पूर्वी हिंदी में आते हैं। यहाँ पे बांगरू पश्चिमी में आएगा, मैथिली बिहारी में आता है और मेवाती राजस्थानी में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणवी को बांगरू कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं? तो रामानंद के जो शिष्य हैं वह 12 हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है इनमें से? तो रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो बरवे नायिका भेद या रहीम की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो देखिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल रूप में तार सप्तक के सभी कवियों को याद करने का जो सूत्र है उसे बताया गया था। तो सह भर सनग होता है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हो जाएंगे वह दूसरे सप्तक के कवि हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो नाटक जारी है कविता संग्रह या लीलाधर जगुड़ी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरह वारिस के रचयिता कवि कौन है? तो बिरह वारिस बोधा कवि की रचना है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है? अगला जो प्रश्न है वह, इनमें से धूमिल की कृति कौन सी है? तो धूमिल की जो कृति है वह संसद से सड़क तक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है यह पद्माकर की, ठीक है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर खेलन आयो होरी, यह पद्माकर की पंक्ति है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं कवि और उनकी रचनाएं, तो उसे बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो रचनाएं हैं उसमें देव का क्या है? देव का है भाव विलास, ठीक है। बोधा का है बिरह वारिस, पद्माकर का है जगत विनोद, ग्वाल कवि का हमीर हट। तो यह सही रूप है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बिहारी सस्सई में 713 दोहे हैं, सही बात है। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, यह भी सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, यह भी सही है। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक है। तो देखिए यहाँ पे अगर शुक्ल के अनुसार माने तो शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, लेकिन अन्य कवि केशव दास को माने हैं। तो उस अनुसार से तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास देव की रचना है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए मतीराम की जो रचना नहीं है वह रसिक प्रिया है, यह केशवदास की रचना है। अलंकार पंचासिका, ललित ललाम और वृत्त कमोदी यह मतीराम की रचना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो यहाँ पे कवि प्रिया रामचंद्र का, रसिक प्रिया तो उनका है, लेकिन रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न है कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो यह जो पंक्ति है वह बिहारी के बारे में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था?
तो वह पद्माकर को मिला था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? तो इटावा के जो निवासी हैं वह देव कवि हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे रचना और रचनाकाल दिए गए, रचना कवि दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो देखिए दिया गया है अलंकार पंचाशिका, तो यह मतीराम का है, ठीक है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का है। रस विलास, यह रस विलास रसनिधि का है। रतन हजारा मंडन का है, तो यह सही रूप है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचंद्राभरण अलंकार ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो गोप हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी जो लिखा गया है वह प्रताप शाही द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह बिहारी की पंक्ति है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कवि केशव को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं भूषण कवि, जो वीर रस के कवि हैं रीतिकाल के, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन दिया गया है वह रामचंद्र शुक्ल का है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? तो रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं वह यहाँ पे घनानंद है, तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो लक्षण ग्रंथ जो काव्यांग निरूपण लिखे गए हैं उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं, तो ऑप्शन वन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है केशवदास की, तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जिला ब्रज भाषा क्षेत्र में नहीं आता है? तो गाजियाबाद जो है वह ब्रज का नहीं है, ठीक है। बाकी अलीगढ़, मथुरा, भरतपुर यह ब्रज क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का जो मूल आधार है वह खड़ी बोली है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इनमें से असत्य युग्म को अलग करना है। तो असत्य युग्म को अलग करना है, तो यहाँ पे देखिए मैथिली विद्यापति, यह सही है, मैथिली के कवि थे विद्यापति, इसी कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। बिहारी ब्रजभाषा यानी रीतिकाल में सभी कवि ब्रज में रचना करते थे। तुलसी अवधि के कवि हैं, अवधि और ब्रज दोनों में लिखे हैं, तो तुलसी का जो रामचरितमानस है वह अवधि में है। केशव खड़ी बोली में, देखिए रीतिकाल के जो कवि हैं वह रीतिकाल में जो भी कवि थे वह ब्रज में रचना करते थे, केशव दास खड़ी में नहीं किए हैं, खड़ी बोली में, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ड हैं? तो 52 वर्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए जो स्वर हैं, अगर पूछे देवनागरी लिपि में स्वर कितने हैं, तो स्वर कितने हैं 11। अगर व्यंजन पूछे तो व्यंजन कितने हैं 33, ठीक है। तो 11, 33, 44 इस प्रकार हो गए। अगर इसमें 44, 52 कैसे आते हैं? 44 ये हो गए, दो इसमें अयोगवा आते हैं, जो अनुस्वार और विसर्ग जो होता है, अनुस्वार और विसर्ग यह अयोगवा कहे जाते हैं, तो 44, 2, 46 हो जाएगा। इसमें दो द्विगुण व्यंजन आते हैं, जैसे यह ड और ढ जिसमें नीचे बिंदी लगा रहता है, जैसे पढ़ना, ठीक है, सड़क ये वाला जो लगा रहता है, तो इसे द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो 44, 2, 46, 2, 48 हो गया। और 4 जो आते हैं, 4 उसमें आते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो छ, त्र, ज्ञ, स्र यह होता है, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो वह जो 48, 4, 52 इस प्रकार से हिंदी में जो देवनागरी लिपि है उसमें
52 वर्ड हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो है वह वर्णात्मक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो वह बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी ध्वनियों का स्वर स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने किया है? तो काका कालेलकर ने 12 खड़ी का सुझाव दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, इनमें से कौन सा उपन्यास ईलाचंद जोशी का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र तो इनका है लेकिन व्यतीत इनका नहीं है, तो जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो वह जैनेन्द्र है जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो झूठा सच उपन्यास यशपाल का है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इन उपन्यासकारों को सूचित मतलब उपन्यास और उपन्यासकार को मिलान करना है। तो दादा कामरेड यह किसका है? यशपाल का। अमृत और विष अमृतलाल नागर का। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का। पर्दे की रानी ईलाचंद जोशी का। तो यह सही रूप है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा था? तो देखिए, अमृतलाल नागर ने सूरदास की जीवनी पर आधारित जो उपन्यास लिखा था वह खंजन नयन लिखा था। खंजन नयन, ठीक है, खंजन नयन इनका उपन्यास है, तो इसे ध्यान रखिए, वह सूरदास के जीवन पर आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो तुलसीदास के जीवन पे अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया मानस का हंस है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास का के लिए सत्य है? इनमें से किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, सही बात है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव का चित्रण होता है, सही बात है। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि का प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो प्रथम महाकाव्य जो है वह प्रिय प्रवास है, हरिऔध द्वारा रचित 1914 में जिसका प्रकाशन हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजपूती आन की कथा यह किसमें है? तो रंग में भंग में राजपूती आन की कथा वर्णन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा तो उनका है लेकिन सत्याग्रह इनका नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो मुझे चांद चाहिए की जो नायिका हैं वह वर्षा वशिष्ठ हैं, इनके यह सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, तो याद रखिएगा इसे। अगला जो प्रश्न है, अपने अपने अजनबी साहित्य किस विधा का है? तो यह उपन्यास है, अज्ञेय का उपन्यास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गोदान का रचनाकाल क्या है यह बताना है। तो गोदान का जो रचनाकाल है वह 1935 से 1936 ईस्वी, तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो गोबर गणेश जो उपन्यास है वह रमेश चंद्र शाह का है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित जो रंगभूमि है जिसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था, उसके पात्र हैं सूरदास, तो ऑप्शन यहाँ पे जो वन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है के जो लेखक हैं वह शिव प्रसाद सिंह हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जिंदगी नामा किसकी रचना है?
तो जिंदगी नामा जो रचना है वह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र के जो उपन्यास के जो लेखक हैं वह जैनेन्द्र हैं। इसमें मृडाल के त्याग और उसके जो कारुणिक कथा है इसमें, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो यह सत्यदेव परिवारजक का है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी यात्रावृत्त है? तो पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रावृत्त है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में किस धातु से भाषा बनी है? तो भास धातु से भाषा बना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, लिपि की आवश्यकता होती है? तो लिपि की आवश्यकता होती है लिखने में, भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया है, खड़ी बोली निकली है? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इलाहाबाद में अवधी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती कथन किससे है? तो यह नीति शतक से है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की है? तो वह जो किया गया है वह अवधी में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पे जो रिक्शा शब्द है वह जापानी भाषा से है। यहाँ पे चाय और चीनी, यह चीनी भाषा का है। लीची जो है वह चीनी भाषा का है। कमीज जो है वह अरबी भाषा का है। तो ध्यान रखिएगा सभी को। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? राजस्थानी के अंतर्गत 4 आते हैं, मारवाड़ी मेवाती और मेवाड़ी मारवाड़ी मालती। यहाँ में मागधी जो है वह नहीं आता, यह बिहारी हिंदी के, मगही जो आता है वह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, दीर्घ स्वर क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दीर्घ स्वर क्या है, तो जो सजाती से बनते हैं, सजाती स्वरों से बनते हैं, तो यानी जो दीर्घ संधि में आप पढ़े होंगे, जैसे अ और अ दोनों सजाती है, यह मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो यह आ दीर्घ संधि है। ई मिलकर बड़ी हो जाती है, तो यह भी सजाती है यानी दीर्घ स्वर है। ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ, तो यह भी दीर्घ है। तो यहाँ पे जो दीर्घ है वह क्या है? ई है। अगर बात करें ए की, तो ये क्या है? संयुक्त है, संयुक्त स्वर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो अय बनता है, आप पढ़े होंगे अ प्लस ए से अय बनता है, ठीक है, यह भी क्या है? यह संयुक्त स्वर में आते हैं। यहाँ पे दीर्घ स्वर जो है वह ई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे य, र, ल और व, यह अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें केवल य और व का, तो य और व को क्या कहते हैं? य और व को कहते हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर, ठीक है। य और व क्या है? अर्धस्वर है। और बात करें यहाँ पे जो दिया गया है र, इसमें जो र है वह लुंठित होता है और जो ल है वह क्या होता है? पार्श्विक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखिए अल्पप्राण क्या होते हैं? हर वर्ग का जो 5 वर्ग होता है, पहला, तीसरा, पाँचवा, यह अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, पाँचवा याद रखिए। यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे जो दिया गया है बी ऑप्शन, यहाँ पे ग जो है वह अल्पप्राण है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओझरी की झोरी कांधे, आंतन की सिल्ही बाधे, मुख को कमंडल खपर कियो कोरी कै, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो रस है वह विभत्स रस हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे जो है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, और आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? तो यह होते हैं रौद्र रस के। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भक्ति रस का जो भगवत प्रेम है वह स्थायी भाव होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? तो हरिपद कोमल कमल से यह तुलना किया गया है, उपमा अलंकार है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए म स आए, तो इस प्रकार यहाँ पे जो अलंकार होगा वह अनुप्रास हो जाएगा, यानी वर्डों की आवृत्ति जहाँ पे होती है वहाँ पे अनुप्रास होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं तो चंद्र खिलौना लहों, उपयुक्त पंक्ति में निम्न में कौन सा अलंकार है? तो चंद्र रूपी खिलौना है, तो चंद्र रूपी यानी यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पे हम लोग गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 1 3 2 5 1 6 2 8 8 2 10 1 11 2 13 13 2 15 1 16 1 17 2 19 2 19 2 21 2 23 1 24, यानी 13 11 यानी दोहा है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं? तो यह होता है कुंडलियाँ का, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो छप्पे में भी इसी तरह 2 बनते हैं, रोला होता है पहला जो होता है, फिर उसके बाद होता है उल्लाला, 4 चरण रोला के होते हैं, बाकी 2 चरण उल्लाला के होते हैं, तो वह छप्पे में बनता है। कुंडलियाँ में होते हैं पहले दोहा और फिर रोला, तो ऑप्शन यहाँ पे वह 1 सही होगा। अगला जो प्रश्न है, मत गयंद सुमुखी सुंदरी आदि किसके भेद होते हैं? तो यह जो सवैया छंद होते हैं उसके भेद हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस हार से संहार बन जाएगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निह प्लस कपट से निष्कपट बना है, तो यह विसर्ग संधि का भेद है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? यहाँ पे दिया गया संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग से परे उसी का अनुनासिक वर्ड हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ड के स्थान पे उस पर कौन सा वर्ड हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ड से परे कोई अनुनासिक वर्ड हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ड के स्थान पे उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ड हो जाता है। जैसे अगर आप पढ़े होंगे तो उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है, जैसे आप पढ़े होंगे एक उदाहरण, जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे तत् प्लस अगर मय कर देंगे, ठीक है, तत् प्लस मय, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे त वर्ग है, त वर्ग के बाद उसी का म आखिरी अक्षर आ गया, म वर्ग, तो यहाँ पे उसी वर्ग का पंचम हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा त वर्ग का क्या है, उसी वर्ग का, तो यहाँ पे जो सही बनेगा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ड हो जाएगा, तो तत् प्लस मय से हो जाएगा तन्मय, तन्मय, ठीक है, तो यह इसी प्रकार, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा होता है? तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है, यानी बैल की गाड़ी अर्थात यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो एड़ियाँ रगड़ना मतलब बहुत दूर दौड़ धूप करना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सावन सूखे न भादो हरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सदा एक सी दशा रहना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, यह सही अर्थ होगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वह क्या होते हैं? तो संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न या विकसित होते हैं वह तद्भव कहलाते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलिकित शब्द कौन सा है? तो किलिकित जो है वह देशज शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह कुछ 101 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उससे हम लोग देखे हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगातार जारी रहेगा, और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।